हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं क्लास 7 का द मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर। देखो ये जो चैप्टर है वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग है। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले एक छोटी सी कहानी देखते हैं और चलते हैं मोटूलाल के पास। आयो, मेरा नाम है स्वामी लिंगपुंगमा, तुम मेरा स्वागत नहीं करती? अरे ये कैसे बात कर रहा है? अरे लिंगपुंगमा, तुम्हारा तो नाम भी बड़ा अजीब सा है। तुम बोल भी बड़े अजीब से रहे हो, ऐसा क्यों? अरे चीकू, हमें हमारे दोस्त का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ये मलयालम लैंग्वेज बोलता था, अब ये हमारे पास आकर रहने लगा है, तो यहाँ पर अब ये हिंदी भी धीरे धीरे कर कर सीख रहा है। हेलो बच्चों, कैसे हो? मोमो खाता हूँ चटनी लगाकर। तुमने बहुत बार बहुत से लोगों को देखा होगा डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हुए, डिफरेंट कपड़े पहनते हुए, डिफरेंट टाइप का खाना खाते हुए। आखिरकार ऐसा क्यों होता है बच्चों? अरे सर, इन सारी बातों का मतलब तो हमें भी नहीं पता, आप ही बता दो। आखिरकार आप हमारे टीचर जो हो। अरे बच्चों, मैं चाहे तुम्हें कितना भी समझा लूं, लेकिन तुम्हें तो मन्नू भैया का पढ़ाया हुआ ही समझ आता है। चलो उन्हें ही बुला देता हूं मैं। देखो, इंडिया हमारी बहुत बड़ी कंट्री है। अगर आप किसी भी रीजन के अंदर जाओगे, मतलब किसी भी जगह पर जाओगे हमारी कंट्री में, तो आपको वहाँ का डिफरेंट लैंग्वेज, फूड, क्लोथिंग, पोएट्री, डांस, म्यूजिक और पेंटिंग देखने को मिल जाएगी। अगर मैं आपको अपनी बात करूँ तो मैं दिल्ली के अंदर रहता हूँ। अगर मैं यूपी में जाता हूँ तो वहाँ पर लोग डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं। उत्तर प्रदेश में का कर रहा हुआ है, का खाए हो। और अगर मैं राजस्थान में जाता हूँ वहाँ पर लोग डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं, खम्मा गढ़ी, और थोड़ी सी उनकी अलग लैंग्वेज होती है। पंजाब में जाता हूँ, वहाँ के लोगों की अलग लैंग्वेज है। और भी किसी जगह पे जाता हूँ तो वहाँ की थोड़ी डिफरेंट लैंग्वेज होती है। लैंग्वेज तो डिफरेंट होती है, वहाँ का फूड भी डिफरेंट होता है, क्लोथ्स भी लोग थोड़े डिफरेंट पहनते हैं, पोएट्री भी डिफरेंट होती है, डांस भी डिफरेंट होता है, म्यूजिक भी, पेंटिंग भी, हर चीज़ डिफरेंट होती है। तो हर एक रीजन की खुद की लैंग्वेज होती है, खुद का फूड होता है, खुद की क्लोथिंग होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। एक एक करके हम इस चैप्टर में समझेंगे कि आखिरकार हर एक रीजन के अंदर लोगों ने खुद की लैंग्वेजेस कैसे बनाई, ठीक है, फूड कैसे आया वहाँ पर अलग अलग टाइप का, ये सारी चीज़ देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मलयालम लैंग्वेज की। ये मलयालम लैंग्वेज कैसे बनी? जो चेरास किंगडम था उसकी वजह से ही हमारी मलयालम लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ। द चेरा किंगडम ऑफ महोदयापुरम was established in the 19th century। तो जो चेरा किंगडम है महोदयापुरम का, इसका स्टैब्लिशमेंट मतलब कब हुआ था? 19th सेंचुरी में, ठीक है। और किस जगह पर? जो साउथ वेस्टर्न पार्ट था पेनिनसुलर का, उधर, ठीक है। अभी ये जगह कहाँ पर है? केरला में। आपको क्या ध्यान रखना है, अभी ये जो चेरा किंगडम वाली जगह है ये कहाँ पर है? केरला में। तो जो रूलर था ना इनका, मतलब जो राजा था, उसने इंट्रोड्यूस करी थी मलयालम लैंग्वेज और स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है? जो मलयालम लैंग्वेज हो गई, बोलने का तरीका और उसे लिखने का तरीका भी। जैसे हम लोग बोलते हैं ना ABCD लिखते हैं, फिर हम लोग हिंदी में लिखते हैं का खा ग, ऐसे ही मलयालम के क ख ग या फिर ABCD बनाने का काम करा था यहीं के रूलर ने। तो जो फर्स्ट लिटरेरी वर्क है, मतलब ये जो लैंग्वेज को फर्स्ट लिखना चालू कब करा था, कहाँ पर ये लैंग्वेज कब से शुरू हुई थी, इसका सारा एविडेंस हमें मिलता है 12th सेंचुरी में। तो लगभग ये देखने को मिलता है कि 12th सेंचुरी से मलयालम लैंग्वेज को उन्होंने बनाना शुरू करा था। लेकिन यहाँ के लोग मलयालम लैंग्वेज से पहले कौन सी लैंग्वेज बोलते होंगे? कोई डिफरेंट लैंग्वेज बोलते होंगे, मोस्ट प्रोबेबली संस्कृत बोलते होंगे, क्योंकि जो मलयालम लैंग्वेज है ना, ये भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है संस्कृत से। मतलब बहुत सारी चीज़ें मलयालम लैंग्वेज के अंदर हमें दिखता है और लगता है कि संस्कृत की ही फोटोकॉपी है, मतलब संस्कृत से ही कुछ चीज़ें ली हुई हैं। और इनका जो कल्चर है वो भी बहुत ज़्यादा संस्कृत वाले कल्चर से मिलता है। ये कोई ऐड नहीं है, आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है। एजुकेशन को इजी और अफोर्डेबल बनाने के लिए हमने एक इम्पॉर्टेंट स्टेप लिया है। आपके लिए हमने रेडी करा है स्पेशल कंटेंट जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। इसमें आपको मिलेंगे चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर, हर चैप्टर के नोट्स, साथ में कंबाइंड टेस्ट पेपर्स और प्रायोरिटी डाउट क्लियरिंग। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ 299 के मेंबरशिप प्राइस में। सब्सक्राइब के साथ में ज्वाइन के बटन पे क्लिक करके आपको ये मेंबरशिप परचेज करनी है। ये प्राइस लिमिटेड टाइम के लिए है। अरे वाह भैया, इतने कम प्राइस में इतनी सारी चीजें, मैं तो अभी मेंबर बन जाता हूँ।
अब बात करते हैं रूलर्स की, रिलीजियस ट्रेडिशंस की और जगन्नाथ कल्ट की। अरे भैया फिर से नहीं, लास्ट चैप्टर के अंदर पूरे के पूरे रिलीजन्स के बारे में सुन के मैं बोर हो गया हूं, अब दोबारा से रिलीजन नहीं। अरे मोटूलाल चिंता मत करो, वो नहीं पढ़ाने वाला इस चैप्टर में। लेकिन यहाँ पर हम ये देखेंगे कि रूलर्स और रिलीजियस ट्रेडिशन जो है वो कैसे एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं। देखो, अगर हम लोग जगन्नाथपुरी की बात करते हैं जो कि एक टेम्पल है, ठीक है, और ये टेम्पल किसका है? ये भगवान विष्णु का टेम्पल है। अब जो जगन्नाथपुरी है इसका मतलब क्या होता है? लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड। जगन्नाथ का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड, वो भगवान जो कि पूरी दुनिया के ही भगवान है। अब ये जो जगन्नाथ टेम्पल था ना, इसको बनाने में, इसके ट्रेडिशंस को फॉलो करने में जरूर यहाँ के राजाओं ने हेल्प करी होगी। अब ऐसा क्यों करते थे राजा? ऐसा इस वजह से करते थे, बहुत ही सिंपल सी बात है कि जितने भी उनके मतलब प्रजा थी, मतलब जितने भी लोग उनके राज्य में रहते थे, उन्हें ये लगे कि हमारा राजा तो बहुत अच्छा है, भगवान की पूजा करता है, बड़ा अच्छा है। अरे भैया ये राजा तो मुझे मेरे दोस्तों की तरह लग रहा है। जब भी मेरे दोस्त घर पर आते हैं मम्मी पापा के पैर छू लेते हैं। मम्मी पापा को लगता है कि अरे ये तो बहुत ही शरीफ बच्चे हैं, लेकिन मैं जानता हूं ना अपने दोस्तों को कि वो कितने शैतान हैं। हाँ, बिल्कुल वही वाली चीज़ है। तो ये जो टेम्पल्स थे, इनको वर्शिप करने में या फिर इनको आगे प्रोसीड करने में राजाओं ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी। अच्छा, इन टेम्पल्स से एक और चीज़ भी हो रही थी। जो ये टेम्पल्स थे या जो भगवान विष्णु का जो ये टेम्पल था जगन्नाथपुरी का, अब ये जो जगह थी ना उड़ीसा के अंदर पूरी वाली, ये फेमस ही इस जगन्नाथ टेम्पल की वजह से। लोग विजिट करने आते थे, बोलते थे अरे हम तो जगन्नाथ टेम्पल में जाएंगे, वहाँ पर हमें भगवान की क्या देखने को मिलेंगी? मूर्तियाँ देखने को मिलेंगी। अब ये पत्थर की बनी हुई मूर्तियाँ नहीं है, ये लकड़ी की बनी हुई मूर्तियाँ, लकड़ी के स्टैचूज हैं, ठीक है। और इन्हीं की वजह से बहुत ज़्यादा ट्रेडिशन स्प्रेड हुआ। 12th सेंचुरी के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर थे गंगा डायनेस्टी के, अनंत वर्मन, उन्होंने डिसाइड करा ये पुरुषोत्तम जगन्नाथपुरी टेम्पल बनाना। तो पहले क्या होता था? पहले नॉर्मली ऐसे मूर्तियाँ थी, लोग इन मूर्तियों को लेके गांव वगैरह में घूमते थे, एक छोटा सा टेम्पल था। लेकिन फाइनली जो यहाँ के राजा थे अनंत वर्मन, उन्होंने बहुत ही सुंदर सा ऐसा टेम्पल बनाया जगन्नाथपुरी। इसके बाद क्या हुआ? 1230 के अंदर ये देखने को मिला कि एक राजा थे जिनका नाम था अंगभीमा III। क्या नाम था उनका? अंगभीमा III। उन्होंने क्या करा? उन्होंने देखा कि जितने भी लोग हैं हमारे गांव के या जितने भी लोग हमारे राज्य के हैं, वो जगन्नाथ भगवान के अंदर बहुत ज़्यादा मान्यता करते हैं, मतलब जगन्नाथ भगवान को बहुत ज़्यादा मानते हैं, ठीक है। तो उन्होंने लोगों का ट्रस्ट गेन करने के लिए या लोगों को ये दिखाने के लिए कि मैं एक बहुत अच्छा राजा हूं, उन्होंने क्या करा? उन्होंने अपना पूरा किंगडम ही भगवान को डेडिकेट कर दिया। क्या करा? ये बोल दिया कि ये पूरा किंगडम ही किसका है? जगन्नाथपुरी भगवान का है। लेकिन उसके बाद उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बोली। उन्होंने बोला कि भगवान ने, जगन्नाथपुरी ने मुझे क्या करा है? डिप्यूट करा है, ठीक है। मुझे क्या करा है? डेप्यूटी की पोजीशन दी है, कि मतलब कि भगवान ने ये बोला है कि जो भी पूरे राज्य की चीजें हैं वो तुम संभालो अंगभीमा III, और ये पूरा किंगडम मेरा है। तो यहाँ पर आपने देखा कि कितने क्लेवरली राजा ने क्या करा? ये बोल दिया कि ये पूरा किंगडम तो भगवान का ही है और भगवान ने मुझे ड्यूटी दी है इस किंगडम को संभालने की। तो आप देख सकते हो कि राजा कैसे लोगों को इन्फ्लुएंस करते थे और अपनी इमेज को अच्छा बनाते थे। अब बात करते हैं राजपूत की और ट्रेडिशन ऑफ हीरोइज्म की। जब भी हम लोग राजपूत या फिर राजपूताना की बात करते हैं तो आपके दिमाग में एक ही चीज आती होगी, राजस्थान। तो वो बिल्कुल सही आती है आपके दिमाग में, बिकॉज प्रेजेंट डे का जो आज राजस्थान है इसको राजपूताना बोला करते थे कौन? ब्रिटिशर्स। अब देखो ये जो राजपूताना वाली जगह है ना, या जो राजपूत है, इनका मतलब क्या होता है? राजपूत का मतलब होता है राजपुत, मतलब कि जो राजाओं के बेटे हैं, ठीक है। तो यहाँ का जो कल्चर है वो भी बहुत ज्यादा किससे इन्फ्लुएंस था? राजपूत से, क्योंकि मेजरली यहाँ पर कौन रहा करते थे? राजपूत लोग रहा करते थे। तो उन्हीं का कल्चर हमें इस जगह में देखने को मिलता है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि कैसे एक कम्युनिटी ने यहाँ पर इन्फ्लुएंस करा यहाँ का कल्चर, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है कि काफ़ी ज़्यादा जो स्टोरीज थी राजपूत हीरोज़ की, उन्हें रिकॉर्ड करा जाता था इन द फॉर्म ऑफ पोएम एंड सॉन्ग्स। और इनको कौन रिसाइट करता था? इन स्टोरीज को बताता कौन था? मिन्स्ट्रल्स जो होते थे ये बताते थे। अब ये कौन होते थे? अब पुराने ज़माने में कोई तुम्हारा इंस्टाग्राम,
फेसबुक, यूट्यूब, ये सब चीज़ें तो होती नहीं थी, ना ही व्हाट्सएप होता था कि तुम लोगों को शेयर कर दो चीज़ें। पुराने ज़माने में जो स्टोरीज या फिर कोई चीज़ बताने का तरीका होता था, तो या तो तुम गाकर बताओ या फिर नाटक करके दिखाओ उसका, ठीक है। तो इसी तरीके से नाटक वगैरह के थ्रू गा के बताया जाता था लॉयल्टी के बारे में, फ्रेंडशिप के बारे में, लव के बारे में। और साथ ही में लोगों को ये भी चीज़ समझाई जाती थी कि जो इनका ट्रेडिशन था एक तरीके से राजपूत का, वो ये था कि डिफीट से बेटर ये है कि आप क्या कर लो, मर जाओ, ठीक है। मतलब कि डिफीट से बेटर ये है डेथ। तो इसका मतलब क्या है, मान लो अगर कोई राजपूत राजा है और वो अपने दुश्मन से लड़ रहा है और दुश्मन से लड़ते लड़ते उसे लग रहा है कि मैं हार जाऊंगा, तो वो लड़ाई को छोड़ के भागे या फिर उस दुश्मन राजा के आगे अपने घुटने टेके, उससे पहले ही वो क्या कर लेता था, डिसाइड कर लेता था कि मैं मरी जाऊंगा लड़ते लड़ते, ये बेटर है मेरे लिए। तो ये सारी चीज़ें हमें स्टोरीज के अंदर भी सुनने को मिलती हैं, ठीक है। और यहाँ की वुमेन्स के साथ भी हमें देखने को मिलता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग वुमेन थी यहाँ की। आपने सती मूवमेंट सुना होगा, सती मूवमेंट, या फिर आपने एक बहुत ही फेमस मूवी थी राजपूत के रिलेटेड, जहाँ पर क्या होता है कि खुद सती हो जाती हैं बहुत सारी वुमेन्स। और उस मूवी का नाम क्या था, उस मूवी के अंदर दीपिका पादुकोण थी। आप लोग फटाफट कमेंट करके बताना, नहीं पता तो कोई बात नहीं। बट उस मूवी के अंदर बेसिकली यही दिखाया होता है कि एक राजपूत राजा हार जाता है, तो जो भी उसकी वाइफ होती हैं और जो भी सोल्जर्स की वाइफ होती हैं, वो सब एक साथ अपने आप को बर्न कर लेती हैं, जिससे कि जो दूसरा राजा जीता है, विलन वाला राजा जीता है, वो उनके साथ कुछ गलत ना करे। तो इस टाइप का ट्रेडिशन राजपूत फॉलो करते थे। और बेसिकली जो राजपूत थे वो किस चीज़ के अंदर बिलीव करते थे, हमें ये देखने को मिलता है कि राजपूत बिलीव करते थे इन हीरोइज्म। तो यहाँ पर जो हीरोज़ की कहानी है, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं और पोएम्स और सॉन्ग्स के थ्रू इन्हें फ्यूज़ करा गया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर राजपूताना यहाँ पर हमें देखने को मिलता था। आज प्रेजेंट डे में ये क्या है, इस जगह को बोलते हैं हम लोग राजस्थान। अरे भैया, आप इस चैप्टर को फटाफट समझा दो, इतनी कथा मत सुनाओ। अरे वाह मोटूलाल, नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही था। तो पुराने जमाने में जब कथा सुनाया करते थे, आपने कथा सुना होगा भगवान की, जो आपको सुनाई जाती है पूरी स्टोरी टाइप। तो वो जब सुनाया करते थे तो लोग बोर हो जाते थे, बोलते थे अरे मज़ा नहीं आ रहा यार, बोर हो गए। जैसे हम हो जाते ना हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते बोर, ऐसे लोग हो जाते थे बोर, अरे यार बोर हो गए। फिर क्या हुआ, कुछ लोगों ने सोचा कि जब लोग बोर हो रहे हैं तो कैसे हम लोग कथा को इंटरेस्टिंग तरीके से समझा सकते हैं या सुना सकते हैं। तो लोगों ने सोचा क्यों ना कथा के अंदर क्या करा जाए, हम लोग कथा को डांस कर करके सुनाएं। मतलब कि अगर भगवान कृष्ण के बारे में कुछ बताया जा रहा है तो वो हम भगवान कृष्ण जैसे कपड़े पहनकर और फिर डांस करके उसको समझाने की लोगों को कोशिश करें। तो कुछ ऐसा ही हुआ, और वो लोग जो कि कथा को डांस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करा करते थे, उन्हें बोलते थे हम लोग कथक। अब जब कथक का नाम आता है तो सबके दिमाग में आ जाता है वो वाला साउथ इंडियन वाला डांस, वो वाला नहीं, वो कथकली है। ये कथक है। जो कथक है इसको बहुत सारी जगह फॉलो करा गया, तभी हमारे टॉपिक का नाम है बियॉन्ड रीजनल फ्रंटियर्स, द स्टोरी ऑफ कथक। कथक सिर्फ ऐसा नहीं था कि सिर्फ साउथ इंडिया के अंदर ही करा जाता था, और भी बहुत सारी जगह करा जाता था। तो 15th और 16th सेंचुरी के अंदर इट बिगेन टू डेवलप इनटू एन इंडिपेंडेंट डांस स्टाइल। तो जो डांस के अलग अलग स्टाइल्स होते थे, उन्हीं में से एक ये अलग सा ही डांस स्टाइल बन गया था। और इस डांस स्टाइल की हेल्प से भक्ति मूवमेंट भी काफी ज्यादा स्प्रेड हो रहा था। अब जो लोग कथा सुनने में बोर हो जाते थे, बोलते थे अरे यार बोरिंग लग रही है, अब वो लोग डांस देखने में इंटरेस्टेड रहते थे कि अरे डांस देखो, डांस की फॉर्म में बता रहे हैं, वाह वाह। उन्हें स्टोरी भी पता चल जाती थी भगवान की सारी। तो कथक को जब मुगल्स ने देखा, जब मुगल्स इंडिया के अंदर आए और उन्होंने देखा कि ये तो कथक है भाई, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग तरीका है, भगवान की ये इंडियंस स्टोरी भी बता रहे हैं और साथ में डांस भी परफॉर्म कर रहे हैं, देखने में भी मजा आ रहा है, तो ऐसा करते हैं इस कथक की कुछ और फॉर्म्स भी बना लेते हैं। तो जो कथक था ना, इसको मुगल एम्पायरर्स ने भी बोला कि भाई जो हमारा कोर्ट है, मतलब कि जो हमारा जहाँ पर वो राजा वगैरह बैठते थे, उन्होंने बोला कि यहाँ पर कथक परफॉर्म करने के लिए लोगों को बुलाया जाए, बोला जाए कि लोग यहाँ पर आए और कथक परफॉर्म करें। इससे क्या होगा कि हम थोड़ा एंटरटेन होंगे, राजा थोड़ा खुश होगा, राजा को लगेगा हाँ हाँ थोड़ा मतलब अच्छा हो रहा है। तो यहाँ पर दो ट्रेडिशन, इट डेवलप्ड इनटू टू ट्रेडिशन ऑफ घरानास। देखो अब क्या हुआ कि घरानास बनना शुरू हुए, मतलब ग्रुप बनना शुरू हुए, एक तरीके से आप ऐसे समझ सकते हो घरानों को। तो एक था राजस्थान का घराना, मतलब एक था राजस्थान का ग्रुप, और एक था लखनऊ का। इसका मतलब क्या है
कि लखनऊ वाले लोग अलग से कथक की प्रिपरेशन करते थे और राजस्थान वाले अलग से। तो जो राजस्थान वालों का कथक था वो थोड़ा डिफरेंट था, किनसे? लखनऊ वालों से। ऐसे ही लखनऊ वालों का राजस्थान से डिफरेंट था कथक। अब ऐसा क्यों करा? अलग अलग डिफरेंट घराने क्यों बने, अलग अलग ग्रुप क्यों बने? राजा ने ये चीज इसलिए करी थी जिससे कि ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छा कथक उन्हें देखने को मिले। राजा भी तो चाहता था कि मुझे इंटरेस्टिंग से इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिले। अब इंटरेस्टिंग चीज कब देखने को मिलेगी राजा को? जब लोगों में कंपटीशन होगा। तो राजस्थान वाले घराने के लोगों को लगता था कि हम तो लखनऊ वाले लोगों से अच्छा करेंगे, और लखनऊ वालों को लगता था कि हम राजस्थान वालों से अच्छा करेंगे। ठीक है। अब थर्ड क्वार्टर ऑफ द 19th सेंचुरी तक क्या हुआ, कथक को अलग अलग तरीके से पंजाब के अंदर भी लोग करने लगे। पंजाब के लोग अपनी कहानी, अपने गुरु की कहानी या फिर अपनी जो ट्रेडिशन की कहानी थी वो कथक की फॉर्म में बताने लगे। हरियाणा में लोग बताने लगे, जम्मू में बताने लगे, कश्मीर में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, ऐसे ही बहुत सारी जगह कथक जो है हमारा देखने को मिलता है। बेसिकली कथक के अंदर होता क्या है, किसी भी कथा को, किसी भी स्टोरी को डांस की फॉर्म में बताया जाता है। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आप सबसे एक सवाल है, आप किसी भी जगह पर घूमने जाते हो तो क्या वहां पर जाकर सेल्फी लेते हो यूं करके, है ना? हाँ हाँ भैया बिल्कुल, जिस भी जगह पे जाता हूँ मैं तो वहां पर सेल्फी जरूर लेता हूँ। पापा मम्मी के साथ कुतुब मीनार घूमने गया था, वहां पर भी ली थी मैंने सेल्फी। पुराने जमाने में तो फोन और कैमरा होते ही नहीं थे, तो अगर राजा को कोई जगह पसंद आ जाए या राजा का मन करे कि एक फोटो लेनी है मुझे मेरी, तो राजा क्या करे? तो राजा ने सोचा क्यों ना पेंटिंग करवाई जाए। तो क्या हुआ, मिनिएचर्स क्रिएट होने लगे। अब मिनिएचर क्या थे? स्मॉल साइड पेंटिंग्स। और यहीं से हमें देखने को मिला पेंटिंग्स फॉर पेट्रन्स, द ट्रेडिशन ऑफ मिनिएचर्स। अब देखो मिनिएचर का मतलब क्या होता है? छोटी पेंटिंग। मिनी मतलब छोटा। अच्छा, अगर मिनी पेंटिंग्स है तो ये क्या एक छोटे से पेपर के ऊपर करी जाती है? कहाँ पर करी जाती है? एक्चुअली में ये पेंटिंग एक बड़े से पेपर के ऊपर ही करी जाती है, लेकिन फिर इन्हें मिनिएचर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उस जमाने में, पुराने जमाने में पेंटिंग्स को दीवालों के ऊपर भी बनाया जाता था। तो जो लार्ज साइज की एक तरीके से पेंटिंग हो गई वो कौन सी हो गई? जो दीवार पे होती थी। मिनिएचर कौन सी पेंटिंग हो गई? जो आपने पेपर के ऊपर करी। अगर आप बड़ा सा पेपर लेके उस पर भी पेंटिंग करोगे ना, तो उसे ये लोग, राजा लोग पुराने जमाने में क्या बोलते थे? ये मिनिएचर पेंटिंग है। अब राजाओं ने क्या करना शुरू करा, स्पेशली जो मुगल एम्परर्स थे उन्होंने क्या करना शुरू करा, बहुत सारे पेंटर्स को पेट्रनाइज करने लगे, उनकी तारीफ करने लगे, उनको अपने यहाँ पर हायर करने लगे, मतलब कि उन्हें नौकरी देने लगे। बोला कि अरे तुम यहीं पर रहो, तुम यहाँ पर रहकर हमारे लिए बहुत सारी पेंटिंग बनाओ। अब जो पेंटिंग थी ना, वो बनवाते किस चीज की थी? देखो, जो पेंटिंग वो लोग बनवाते थे ना राजा लोग, बेसिकली अगर वो कहीं पर जंग लड़ने गए हैं या फिर कहीं पर घूमने गए हैं तो उस चीज की वो लोग पेंटिंग बना लिया करते थे। ठीक है, तो इसी तरीके से जो पेंटर्स थे वो उनकी पेंटिंग बना दिया करते थे। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जो अब बीच में सेंटर में बैठा है, ये है भाई साहब अकबर। हमारे अकबर जी आराम से बैठे हुए हैं। तो इस चीज की काम थे पेंटर का कि आप आराम से बैठकर क्या करो, फोटो बना दो। अकबर एक जगह पर बैठे हुए हैं, रेस्ट कर रहे हैं उस चीज की। और यहाँ पर अकबर क्या कर रहे हैं? देखो, शिकार कर रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने कुछ, किसको पकड़ा है? ये क्या दिख रहे हैं? चीते जैसी चीज दिख रही है कोई। अच्छा, क्या बोलते हैं इसे? फटाफट बता देना इंग्लिश में। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि पुराने जमाने में राजा लोग फोटो कैसे लिया करते थे। अब राजा पता है कभी कभी क्या करते थे, इन्हीं फोटोज को या फिर इन्हीं पेंटिंग्स को गिफ्ट भी कर दिया करते थे, एक्सचेंज करते थे एज अ गिफ्ट। ठीक है, और इन पेंटिंग्स को देखने का मौका भी पता है किसको मिलता था? सिर्फ कुछ ही खास लोगों को, मतलब जो राजा के कुछ खास दोस्त होते थे उन्हें ही मिलता था इन पेंटिंग्स को देखने का मौका। तो सोचो पुराने जमाने में ये पेंटिंग्स कितनी वैल्यूएबल हुआ करती थी। विद द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर, अब देखो, जब मुगल राजा थे तब तो उन्होंने बहुत अच्छे से इन पेंटर्स को रखा, लेकिन देखते ही देखते जो मुगल एम्पायर था, मतलब कि जो मुगल्स का साम्राज्य था, उसका धीरे धीरे खात्मा होने लगा। मतलब राजा थोड़े कम पावरफुल होने लगे, उनकी पावर कम होने लगी, और राजा मतलब एक तरीके से मुगल एम्पायर के खत्म भी होने लगे। तो बहुत सारे जो पेंटर्स थे उन्होंने सोचा कि अरे ये तो मुगल राजा तो मरते ही जा रहे हैं, खत्म ही होते जा रहे हैं, तो अब क्या करा जाए। उन्होंने सोचा कि क्यों ना यहाँ से निकल लिया जाए। तो वो भी डिसाइड करते हैं कि हम लोग अब मुगल्स के पास नहीं रहेंगे, उनके लिए पेंटिंग नहीं बनाएंगे। तो बहुत सारे पेंटर्स वहाँ से निकल लेते हैं। ठीक है, और वहाँ पर क्या करते हैं वो लोग, दूसरी जगहों पर जाकर, दूसरे राज्यों में जाकर पेंटिंग वगैरह करना शुरू करते हैं। अच्छा, हर एक जो पेंटर था ना, उसकी एक स्पेशल क्वालिटी थी। हर एक पेंटर डिफरेंट टाइप की पेंटिंग किया करता था। अब आपको पता है, जैसे आपकी क्लास में कुछ बच्चे होंगे जो फर्स्ट आते हैं, है ना।
अब जो बच्चे फर्स्ट आते हैं और कुछ बच्चे ऐसे होते होंगे जो 0 अंडे मार्क्स लाते होंगे, तो ऐसे 2 बच्चे हैं ना, तो ऐसे ही हर एक पेंटर की भी अलग क्वालिटी थी। कोई किसी तरीके की पेंटिंग बनाता था, कोई किसी तरीके की। तो इसी तरीके से हमें देखने को मिलती थी भसोली वाली और कांगड़ा। तो ये जो भसोली वाली और जो कांगड़ा स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग था, ये हिमालयाज के अंदर डेवलप। तो अगर आपको पहाड़ देखने के लिए जाना है तो कहाँ जाना पड़ेगा? पहाड़ वाली जगह पर। तो अगर आपको इस टाइप की पेंटिंग सीखनी है, भसोली या फिर कांगड़ा वाली स्टाइल की, तो आपको बेसिकली जाना पड़ेगा कहाँ पर? हिमालयाज के अंदर, और वहां पर आपको ये कांगड़ा स्कूल्स मिलेंगे जो कि मिनिएचर पेंटिंग। अच्छा, ये जो भसोली वाली पेंटिंग है, मोस्टली इसके अंदर किस टाइप का स्टाइल होता था? ऐसे भगवान कृष्ण की, ज्यादातर पेंटिंग भगवान कृष्ण की बनाई जाती है। इन पेंटिंग्स को डेवलप करा जाता था हिमालयाज के अंदर और सिखाया भी जाता था फ्रॉम द 17th सेंचुरी ऑनवर्ड्स। तो अगर आपको सीखना है इस तरीके की पेंटिंग करना, तो आपको इस जगह पर जाना पड़ेगा। क्लोजर लुक, और अब हम लोग क्लोजर लुक कहां पर ले रहे हैं? बंगाल का। बंगाल के बारे में काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें हम जानने वाले हैं। अच्छा, एक चीज पे आप लोग ध्यान देना, देखो जहां पर जो लैंग्वेज बोली जाती है वो जगह उस चीज के लिए फेमस हो जाती है। जैसे हमने बोला कि भाई यहाँ पर पंजाबी बोली जा रही है, तो हमने क्या बोल दिया कि इस जगह पे पंजाबी बोली जा रही है, तो इस जगह का नाम रख दो पंजाब। अच्छा, दूसरी जगह बंगाल थी, वहां पर बंगाली बोली जा रही है, उस जगह का तो बंगाल। यहाँ पर राजस्थानी भाषा बोली जा रही है, इस जगह का नाम रख दो राजस्थान, है ना। तो ऐसे ही जो लैंग्वेज है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो जो बंगाली लैंग्वेज है उसी की वजह से हमें बंगाल देखने को मिलता है। बिटवीन द 14th सेंचुरी BC एंड 3rd century, trade ties between Bengal and Magadha began to develop around 300 BC with great Sanskrit influence। देखो क्या हुआ कि बंगाल के अंदर क्या होने लगा, बंगाल और मगधा के अंदर ट्रेड होने लगा, व्यापार होने लगा, बिजनेस होने लगा। लोग यहाँ से कुछ सामान बंगाल के मगधा के अंदर बेचते थे और मगधा वाले फिर बंगाल में भेज दिया करते थे। तो ट्रेड होता था, लोग एक जगह से दूसरी जगह आते थे सामान लेने और सामान देने के लिए, सेल करने के लिए। तो इस वजह से क्या हुआ, यहाँ पर जो एक लैंग्वेज थी, जो काफी ज्यादा लोग जब एक चीज को बेचते थे या खरीदते थे तो किसी लैंग्वेज में बात करते होंगे। तो यहाँ पर जो एक लैंग्वेज हमें देखने को मिलती थी उस समय, वो क्या थी? संस्कृत। काफी ज्यादा संस्कृत का यहाँ पर इन्फ्लुएंस देखने को मिलता था। तो ड्यूरिंग 14th सेंचुरी गुप्ता रूलर्स ने क्या करा, स्टैब्लिश करा पॉलिटिकल कंट्रोल। मतलब कंट्रोल पॉलिटिकली किस जगह को करने लगे गुप्ता रूलर्स? नॉर्थ बंगाल वाले रीजन को, और वहां पर वो सेटल होने लगे, वहां पर रहने लगे विद ब्राह्मण्स। ब्राह्मण्स जो थे वहीं पर रहते थे ऑलरेडी, उनके साथ ही जाकर ये रहने लगे, ठीक है, गुप्ता रूलर्स। अच्छा, 17th सेंचुरी तक ये देखने को मिलता है कि कुछ चाइनीज ट्रैवलर थे जिनका नाम था ज़ुआंग। ये क्या ऑब्जर्व करते हैं जब इंडिया के अंदर घूमने के लिए आते हैं, बंगाल वाली साइड में घूमने के लिए जाते हैं, कि बंगाल में जो भाषा बोली जा रही है बंगाली, उसके अंदर काफी ज्यादा संस्कृत के भी वर्ड हैं। तो वो क्या बोलते हैं कि भाई ये जो लैंग्वेज है ना बंगाली, इट इज वेरी मच रिलेटेड टू संस्कृत। अब ये नहीं बोला जा सकता कि ये जो बंगाली लैंग्वेज है ये संस्कृत लैंग्वेज से ही आई है, बट उन्होंने ये चीज ऑब्जर्व करी कि जो बंगाली बोल रहे हैं ना लोग, एक तो इनका नाम ही इतना अजीब है, ज़ुआंग। सोचो कितना मतलब मस्त नाम है, सोचो स्कूल में रख दिया तो ज़ुआंग, पानी लेकर आओ, ज़ुआंग, होमवर्क करो, इस टाइप से। बड़ा ही इंटरेस्टिंग नाम है। तो सबसे पहले चैप्टर समझ लेते हैं। देखो ये जो ज़ुआंग है ना, इन्होंने क्या चीज़ ऑब्जर्व करी जब ये बंगाल में आए, कि यहाँ पर जो लोग बंगाली बोल रहे हैं ना, उसके बीच बीच में कुछ संस्कृत वाले वर्ड भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इन्हें पता है क्या हुआ कि भाई संस्कृत के वर्ड यूज हो रहे हैं, मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि बंगाली जो है वो संस्कृत लैंग्वेज से ही आई हो। तो ये थोड़ा सा उन्हें डाउट रह गया, और यही डाउट हम लोगों के दिमाग में भी उन्होंने डाल दिया। व्हेन अकबर कॉन्कर्ड, जब अकबर ने बंगाल को कॉन्कर्ड करा, मतलब कि बंगाल के ऊपर अपना कब्जा जमाया, जीत गए बंगाल को, तो 1586 के अंदर वो जीते थे। वहां पर उन्होंने क्या करा, बंगाल सूबा बना दिया। बंगाल सूबा मतलब एक स्पेशल ग्रुप बना दिया बंगाल का, ठीक है, और उसका नाम रख दिया बंगाल सूबा। इस टाइम पर जो बंगाली थी वो काफी ज्यादा डेवलप्ड हो गई थी एज अ रीजनल लैंग्वेज। काफी ज्यादा बंगाल के अंदर बंगाली ही बोली जाती थी। यहाँ पर संस्कृत बहुत ही कम लोग बोलते थे। इनफैक्ट बंगाली डायलेक्ट ग्रुप वॉज यूनाइटेड बाय कॉमन लिटरेरी लैंग्वेज इन द 15th सेंचुरी। 15th सेंचुरी के अंदर देखा जाने लगा कि काफी ज्यादा लोग बंगाली लैंग्वेज बोल रहे हैं, ठीक है, रसगुल्ला इस टाइप से बोल रहे हैं। अर्ली बंगाली लिटरेचर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। देखो जो
शुरुआत में बंगाली बोली जाती थी, बिल्कुल शुरू में बोली जाती थी, उसको हम लोग दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, संस्कृत और नाथ लिटरेचर। इन दोनों का एक तरीके से कॉम्बिनेशन था, या शुरू में इनसे काफ़ी ज़्यादा बंगाली इंस्पायर्ड थी। बाद में लोगों ने प्रॉपर बंगाली बोलना शुरू करी। तो अगर हम लोग बंगाल में बिल्कुल शुरुआत में पहुंच जाए, जब लोगों ने बंगाली लैंग्वेज के अंदर बात करना शुरू करा था, तो बहुत सारे संस्कृत वाले वर्ड दिख जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम अब पहुंचेंगे तो अब तो प्योर हमें बंगाली लैंग्वेज देखने को मिलेगी। पीर्स एंड टेम्पल्स की भी बात करते हैं। 16th सेंचुरी से कुछ लोगों को प्रॉब्लम आने लगी बंगाल के अंदर जो रहा करते थे। कौन से वाले एरिया में? वेस्ट बंगाल वाले एरिया में। पता है क्या प्रॉब्लम आने लगी? वो कुछ भी बोते थे, मतलब किसी भी पेड़ को ग्रो करने की कोशिश करी, वो पेड़ उग ही नहीं रहा। खेत के अंदर कोई भी क्रॉप उगाया, वो उग ही नहीं रहा। तो वो परेशान हो गए। उन्होंने बोला कि अरे यहाँ पर हमारे क्रॉप्स नहीं ग्रो हो रहे, ट्री नहीं ग्रो हो रहा, ऐसा क्यों? तो उन्हें पता लगा कि जो यहाँ की सॉइल है इट इज़ लेस फर्टाइल। इसका मतलब क्या है? जो सॉइल है उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स, मतलब ताकत वाली जो चीज़ होती है पेड़ को चाहिए होती है उगने के लिए, वो ख़त्म हो गए हैं, बहुत कम हो गए हैं। तो लोगों ने सोचा कि क्यों ना इस वाले एरिया से हम दूसरे एरिया में चले जाएं। तो ऐसा ही हुआ। लोगों ने क्या करा? शिफ्ट होना स्टार्ट कर दिया इनटू साउथ ईस्ट बंगाल। साउथ ईस्ट बंगाल के अंदर जाने लगे, वहाँ पर शिफ्ट होने लगे लोग। अब यहाँ पर लोग आकर सेटल होने लगे। अब यहाँ पर जब लोग आकर सेटल होने लगे तो शुरू में थोड़ी सी लोगों को प्रॉब्लम आई। क्या हुआ कि उनकी जो कंडीशन थी वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी। लेकिन यहाँ पर उनकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प किसने करी? यहाँ के कम्युनिटी लीडर्स ने। यहाँ पर क्या हुआ? हर एक ग्रुप का एक लीडर बनने लगा और वो थे पीर्स। पीर्स ने क्या करा? सब लोगों को समझाया कि टेंशन मत लो, सारी चीज़ अच्छी हो जाएंगी। और यहाँ पर ऑर्डर और स्टेबिलिटी एक तरीके से वो लेकर आए। जितने भी सेटलर्स थे, मतलब जितने भी लोग कहाँ से आए थे, वेस्ट बंगाल वाली जगह से आए थे साउथ ईस्ट बंगाल के अंदर, उन लोगों को थोड़ा समझाया और उन लोगों को थोड़ा क्या करा? रूल्स रेगुलेशन ये सब फॉलो करवाना सिखाया। आई होप अब आपको समझ में आएगा कि लोग क्यों आए थे वेस्ट बंगाल से साउथ ईस्ट बंगाल के अंदर, क्योंकि वहाँ की सॉइल के अंदर जो ताकत वाली चीज़ थी वो कम हो गई थी। और जो लोग यहाँ पर आए थे वो लोग काफ़ी परेशान थे। आप किसी भी नई जगह पे जाते हो तो आप परेशान हो ही जाते हो ऑब्वियसली। तो यहाँ पर जो कम्युनिटी लीडर्स थे, जो जिनको हम लोग बोलते हैं पीर्स, जो कि एक तरीके से सारे ग्रुप के लीडर हुआ करते थे, उन्होंने लोगों की बहुत हेल्प करी, उन्हें रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना सिखाया और थोड़ी स्टेबिलिटी क्रिएट हुई। अब पीर कौन लोग हुआ करते थे या किन लोगों को पीर बोला जाता था? देखो, पीर उन लोगों को प्यार से बुलाया जाता था जो सूफी संत होते थे, सोल्जर्स होते थे, ठीक है, सेटलर्स होते थे। अब सोल्जर्स में से सारे सोल्जर्स को पीर नहीं बुलाया जाता था। वो जो थोड़े मतलब समझदार सोल्जर्स होते थे, जो लोगों की हेल्प करते थे, लोगों को थोड़ा बोलते थे अरे टेंशन वेंशन मत लो, हम तुम्हारी हर चीज़ में हेल्प कर देंगे। सेटलर्स में से कुछ लोग होते थे जो अच्छे, उन्हें पीर बोल देते थे। प्यार से लोग बोलते थे पीर उनको जो भी हेल्प करता था, ठीक है। और वही एक तरीके से कम्युनिटी लीडर भी हो जाते थे। जैसे मान लो आपको कोई प्रॉब्लम है, अब आप अपनी प्रॉब्लम लेके किसके पास गए? अपने टीचर के पास गए। कोई टीचर है उसके पास गए। ऐसे ही आपके क्लास के जितने भी बच्चे हैं, वो एक टीचर है जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करती है या फिर करते हैं, उनके पास आप जाते हो, तो वो आपके लिए एक तरीके से क्या हो गए? पीर हो गए। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, पीर मत बुला देना उन्हें, ना बना देना, बट एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो यही चीज़ होती थी कि जो हेल्प वगैरह करते थे उनको लोग प्यार से पीर बुला लिया करते थे। फ्रॉम द 15th century onwards, टेम्पल कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड ऑन अ लार्ज स्केल। अब लोगों ने 15th century के बाद क्या करा? बड़े बड़े टेम्पल्स लोग बनाने लगे। अब बात करते हैं फिश की, और फिश वो भी एज अ फूड। अगर आप बंगाल वाली जगह को देखोगे तो वहां पर आपको बहुत सारा पानी, समुद्र के किनारे पे एक तो ये जगह है और वहां पर बहुत सारी रिवर्स भी हैं, पानी भी देखने को मिलेगा। इसी वजह से यहाँ पर आसानी से फिश मिल जाती है। तो लोगों ने फिश को खाना चालू करा। फिश भी मिल जाती हैं और राइस को लोग ग्रो करते थे। चावल आसानी से उग जाते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर पानी बहुत सारा है। राइस को उगने के लिए काफ़ी ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर लोग क्या करते थे? राइस उगा लिया करते थे और फिश को नदी या समुद्र से पकड़ लिया करते थे। तो यहाँ पर एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा फेमस डाइट क्या हो गई थी? लोग क्या करते थे? फिश और राइस खा लिया करते थे। यहाँ पर जो फिशिंग थी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन था, क्योंकि बंगाली लिटरेचर के अंदर भी बहुत सारी बातें फिश के बारे में लिखी गई। व्हाट इज मोर, टेराकोटा प्लेक्स ऑन द वॉल्स ऑफ द टेम्पल्स एंड विहार्स, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज। तो अगर आप फिशीज के बारे में और भी चीज़ें जानना चाहते हो कि एक्चुअली में लोग फिश खाते थे या नहीं खाते थे, तो वो आप टेम्पल्स में और जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, एक बुद्धिस्ट का जो टेम्पल होता है उसमें भी जाओगे।
ठीक है, मोनेस्ट्री एक अलग चीज़ होती है, एक अलग टर्म होती है, बट आप टेम्पल की तरह समझो, बुद्धिस्ट लोगों का मंदिर समझ लो इसे। वहाँ पर जाओगे तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो इस टाइप के स्क्रिप्चर कि लोग मछली खा रहे हैं और मछली को पकड़ रहे हैं। तो इस चीज़ से हमें क्लियर हो जाता है कि बंगाल के अंदर काफ़ी ट्रेडिशनली पुराने ज़माने से ही मछली को खाया जाता है और वहीं से ये सारी चीज़ें होती हैं। तो यहीं पर जो हमारा चैप्टर है वो ख़त्म होता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से हमने इस चैप्टर को समझा है। अब आप लोगों का होमवर्क क्या है? होमवर्क है आपका बहुत ही सिंपल। आपको क्या करना है, आपको इस चैप्टर की रीडिंग करनी है घर पर, और अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए, मतलब देखो हमने थोड़ा शॉर्ट करके बनाने की कोशिश करी है नोट्स, जिससे आप फटाफट चीज़ें लर्न कर लो। पॉइंट्स में दिए हैं कि अगर कोई भी आपसे स्कूल में क्वेश्चन पूछा जाए तो वो पॉइंट्स में आप आंसर कर पाओ। नोट्स तो आपको मिल ही जाएंगे, साथ ही में एक और चीज़ आपको मिलेगी अगर आप मेंबर बनते हो, वो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब ये जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये आपको मिलेंगे सैम्पल पेपर के अंदर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कहाँ से होंगे? बुक के पीछे से तो नहीं होंगे, नहीं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे चैप्टर के बीच में से, जो सवाल आपसे टीचर स्कूल में पूछते हैं और जो आएंगे एग्जाम के अंदर। अब आप बड़ी क्लास में आ गए हो तो बुक के पीछे से तो क्वेश्चन आते नहीं है, चैप्टर के बीच में से आते हैं। तो वही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सैम्पल पेपर के अंदर मिलेंगे, साथ ही में आपको शाउट आउट भी मिलेगा। तो ये तीनों चीज़ें आपको मिलेंगी कैसे? नोट्स, सैम्पल पेपर और शाउट आउट, ये तीनों चीज़ें आपको मिलेंगी मेंबर बन के। क्या सिर्फ इसी चैप्टर के नोट्स मिलेंगे? नहीं, आपके जो क्लास 7th की एसएसटी के सारे जो भी हैं आपकी बुक्स हैं उनके हर एक चैप्टर के नोट्स और सैम्पल पेपर मिलेंगे। साथ में साइंस के भी हर एक चैप्टर के नोट्स और सैम्पल पेपर मिलेंगे, और इंग्लिश के भी आपको नोट्स और सैम्पल पेपर मिल जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल रही है सिर्फ एक मेंबरशिप के प्राइस में, तो आप मेंबर ज़रूर। आप सबके लिए होमवर्क का एक क्वेश्चन है। एक तो होमवर्क ये है कि ये चैप्टर एक बार बुक से रीड कर लेना फटाफट, टाइम मिले तो। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि डैश इन पुरी और उड़ीसा के अंदर, जो पुरी के अंदर और उड़ीसा के अंदर क्या चीज़ है, ठीक है, और पुरी और उड़ीसा उस चीज़ के लिए बहुत फेमस भी। डैश इज इन पुरी एंड उड़ीसा। फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। और यहीं पर हमारा चैप्टर खत्म होता है। इस वीडियो को फटाफट आप लोग लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो, फटाफट शेयर करो। चलो शेयर करो फटाफट, अभी ग्रुप के अंदर डालो। चलो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मनु से ज्ञान लेते रहो। बाय बाय टिल देन।